નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જિંદગી કાફેની આજની વિશેષ ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું હેમાંગીની પાટીલ. એ જ્યારે સીમા પર રાતભર જાગે છે ત્યારે આપણે ઘરોમાં શાંતિથી સૂતા હોઈએ છીએ. એમની જાનની કિંમત પર દરેક પરિસ્થિતિમાં આપણી સુરક્ષા કરે છે. અદમ્ય ધીરતા, પરાક્રમ, સાહસ, દૃઢ સંકલ્પ અને સમર્પણ આ શબ્દોને એક માળામાં પુરવવામાં આવે ત્યારે તેનું એક નામ છે ભારતીય સેના. ભારતીય સેના જે ઘણા દશકોથી દરેક સ્તરે ભારતની આન, બાન અને શાનને વધારતી આવી છે. ભારતીય સેના જે રીતે કામ કરે છે એ દરેક ભારતીય નાગરિક માટે ગૌરવપૂર્ણ બાબત છે. અને આજે એમનો જ દિવસ છે. જી હા, આજે છે 15 જાન્યુઆરી એટલે કે ભારતીય સેના દિવસ. આજના દિવસને ભારતીય સેના દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં આજનો આપણો આ કાર્યક્રમ છે. આજના ખાસ કાર્યક્રમમાં અમે આપને જણાવીશું કે 15 જાન્યુઆરી આ તારીખ ભારતના ઇતિહાસમાં કેમ મહત્વની છે, તેને ઉજવવામાં કેમ આવે છે અને આપણી ભારતીય સેના કામ કેવી રીતે કરે છે. અને જો કોઈ યુવાને આ ભારતીય સેનામાં કામ કરવા માટે જોડાવવું હોય તો તે કેવી રીતે જોડાઈ શકે છે, આ દરેક સવાલોનો જવાબ અમારા આજના કાર્યક્રમમાં મળશે. તો આ कार्यक्रम विषय चर्चा करवा माटे आपणी साथे आज स्टूडियो में उपस्थित है निवृत्त कर्नल डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव. डॉक्टर राकेश सर, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में. नमस्कार दर्शकों, मैं कर्नल डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव बहुत बहुत आभारी हूँ दूरदर्शन का कि आज मुझे ये मौका मिला आप लोगों के साथ बात करने का. जी बिल्कुल दर्शक मित्रों, अपना बीजा जो अतिथि विशेष है तो वर्चुअल माध्यम थी अपनी साथे जोड़ाया है और ते छे निवृत्त ब्रिगेडियर ब्रिजेश पांडे. ब्रिजेश सर, आपका भी खूब खूब स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में. दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार. आज के इस महत्वपूर्ण दिन में देश के सभी लोगों से जुड़ने का मौका दिया आपने और मेरी तरफ से सभी भारतीयों को और सभी भारत मूल के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उन सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई. जी बिल्कुल सर. तो दर्शक मित्रों, आप जाणो छो ए रीते अमारो कार्यक्रम फोन इन लाइव है. आजना कार्यक्रम ने लईने, आजना विषय ने लईने तमने कोई पण प्रश्न होय तो तमारा टीवी स्क्रीन पर आवेल नंबर परथी अमने कॉन्टेक्ट करी शको छो अने तमारा सवालों अमने पूछी शको छो. तो चलो शुरू करिए आजनो आपणो आ कार्यक्रम. सर, सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगी और सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देती हूँ आज के दिन को लेकर. सर, ये जो है दिन भारतीय सेना दिवस, उसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है? भारतीय सेना का इतिहास बहुत पुराना है और ये बीसी से जुड़ा हुआ है. लेकिन भारतीय सेना जब इंडिपेंडेंस के बाद एक सशक्त सेना हुई तो उस वक्त भारतीय सेना को एक उनका त्यौहार मनाने के लिए एक दिन देना था और इस दिन 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली. इसलिए ये दिन को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है. जी बिल्कुल. आपने जिस तरह से बताया कि किसके उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है, इसका इतिहास की हमने बात की. आपकी यात्रा की अगर मैं बात करती हूँ इतने सालों की, जो आज हम 77वां आज का ये जो दिन है भारतीय सेना दिवस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी जर्नी भारतीय सेना से बहुत पहले से जुड़ी हुई है. मैं पैदा ही हुआ था आर्मी में. मेरे फादर एक पूर्व सैनिक थे जिन्होंने 1962 और 71 में देश के साथ लड़ाई लड़ी, भारतीय सेना के साथ लड़ाई लड़ी जी. मैं 79 में सैनिक स्कूल में चला गया था और जून 89 में एनडीए ज्वाइन करने के बाद जून 89 में भारतीय सेना से कमीशन हुआ. फाइनली जुलाई 22 में 33 साल करने के बाद मैं सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद आज के डेट में मैं पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में एज ए रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ. जी बिल्कुल. ब्रिजेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और सबसे पहले तो आज के दिन की आपको शुभकामना देना चाहूँगी और ये बात आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, यही सवाल कि इतने सालों के दरमियान की कोई यादगार क्षण अगर आप अभी साझा करना चाहें तो. देखिए, मेरा भी आर्मी लाइफ से शुरुआत सैनिक स्कूल से ही शुरू हुई, जैसे कर्नल राकेश ने बताया अपने बारे में. जी. तो 1977 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया, सैनिक स्कूल रीवा. और आज की डेट पर मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि मेरे स्कूल से इस समय आर्मी के सेनाध्यक्ष और नेवी के जो चीफ हैं वो दोनों ही हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं. तो हमारे लिए वो गौरव का समय और एहसास उस समय शुरू हुआ.
जून 1990 में मैं कमीशन हुआ इंडियन आर्मी में, और मेरा कमीशन एक प्योर सिख पलटन के अंदर में हुआ। और ट्रेनिंग के दरमियान इतनी सारी चीजें हमने जो सीखी, बेसिकली सबसे पहला अनुभव ये था कि जो सिविल पर्सनालिटी लेके हम जाते हैं आर्मी में, हम्म। उस सिविल पर्सनालिटी को ब्रेक करके एक मिलिट्री पर्सनालिटी क्रिएट की जाती है। बहुत से डिफिकल्ट क्षण होते हैं, बहुत से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आते हैं, एक आइसोलेशन की फीलिंग्स आती हैं। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। और उसके बाद जब हम यूनिट में जाते हैं, यूनिट में अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस आते हैं। एक सोशल जो कल्चर है वो हमारा डिफरेंट होता है, और उस कल्चर में हमें घुलना और उस कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालना, ये सारी चीजें आती हैं। और जैसे जैसे हम सर्विस में आगे बढ़ते जाते हैं, ऑपरेशनल कमिटमेंट और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम बारी बारी से जिनको निगोशिएट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अ, अच्छा अनुभव रहा। पूरे 36 ईयर्स जितने समय मैंने सर्विस किया आर्मी में, और एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब हमें एहसास हुआ हो कि हम कहाँ आ गए हैं या किसी गलत डिसीजन को हमने लिया है। तो हर एक पल को हमने बहुत अच्छे से आभास भी किया और बहुत अच्छे से हमने बिताया। और बहुत यादें हमारी हैं, जुड़ी हुई हैं इंडियन आर्मी के साथ में, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे लोगों के साथ में घुल मिल के रहने की हो। तो बहुत ही अच्छा अनुभव पूरे 36 साल का रहा हमारे लिए। जी बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से बताया कि 36 साल का आपका अनुभव रहा। अगर मैं इंडियन आर्मी की आज की बात करती हूँ, अगर मैं बोल सकती हूँ कि विकसित भारत में, विकसित देशों में हम इंडियन आर्मी की अगर बात करते हैं तो बहुत ही एक टूच पर है, टॉप पर है। तो आप किस तरह से इसको अभी बताएंगे कि कहाँ पर है अपनी इंडियन आर्मी आज? देखिए, कोई भी आर्मी देश की इच्छाओं का, देश के विजन का, जो ड्रीम होता है देश का, हम्म। उन सभी का एक प्रतिबिंब होता है। तो हमारी आर्मी भी उसी प्रकार से एक हमारे राष्ट्रीय जो निर्माण होता है, राष्ट्रीय जो विजन होता है, उसका एक प्रतिबिंब है। तो शादी के बाद से, जैसे कल राकेश ने बताया कि हमारी आर्मी की शुरुआत एक इंडिपेंडेंट भारत में, एक स्वतंत्र देश के रूप में हुई। तो अलग अलग फेजेस से इंडियन आर्मी गुजरी, और पिछले 10 सालों से कुछ एक चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आर्मी का स्वरूप भी और आर्मी की क्षमता में भी बहुत वृद्धि हुई है। हम पहले, हमारी जो राष्ट्र की सोच थी वो उस प्रकार की नहीं थी, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस की नहीं थी। लेकिन पिछले 10 सालों में जब हमारे देश का जो देश की लीडरशिप है वो जी। इतनी उत्कृष्ट रूप से उभर कर आई है कि हमारे लिए भी उस विजन के साथ में कोप अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आर्मी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन और बहुत नए दौर का, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीलियां हो, चाहे वो हमारी क्षमताओं में तब्दीलियां हो, चाहे हमारे हथियारों में तब्दीलियां हो, जी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरियाज में, उन सभी में चेंजेस जो आए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि पिछले कुछ सालों में, और खासकर 2 दशकों में, हमने जिस प्रकार का परिवर्तन आर्मी की क्षमता में देखा है। अब हम जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित देश है, उनके साथ, या आप कह सकते हैं कि अब हम उनसे भी बेहतर कई एक क्षेत्र में आगे आ चुके हैं। और लगातार इस तरह के परिवर्तन जो हो रहे हैं, जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में हम गिनी चुनी आर्मीज, 1 या 2 आर्मीज में हमारी तुलना की जाएगी, और हम एक बहुत ही सशक्त रूप से उभर कर आएंगे। जी बिल्कुल। राकेश सर, यही सवाल मेरा आपसे ही था। जिस तरह से ब्रिजेश सर ने बताया कि हमारी आर्मी आज कहाँ पर है, तो मैं आपसे वही पूछना चाहूँगी कि आप इंडियन आर्मी को कहाँ पे देख रहे हैं? आपके इतने सालों का जो अनुभव है उसमें कोई कुछ ऐसे यादगार क्षण भी है, कोई ऐसे बहुत सारे विषय भी रहे होंगे जो आपको अभी तक भी याद है और अब जो आप दर्शकों से साझा कर सको अभी आप? इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि भारतीय सेना का इतिहास केवल इंडिपेंडेंट इंडिया की आर्मी से नहीं शुरू होता। अगर हम पुरानी बात करें तो अलेक्जेंडर ने जब भारत
के पास आ गया था। और बोलते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी ने भारत में नंदा डायनेस्टी की आर्मी से लड़ाई करने के लिए मना कर दिया और अलेक्जेंडर का जो पराक्रम का सफ़र था वो ख़त्म हो गया। उस टाइम पे भी हमारी नंदा डायनेस्टी की आर्मी थी, करीब 5 लाख सेना के फौजी थे, करीब करीब 2 से 3 हज़ार के आसपास हाथी थे, घोड़े थे और चैरियट थे। तो हमारे आर्मी का पुराने समय से बहुत बड़ा इतिहास रहा है जी। जब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो एक बड़ी मॉडर्न आर्मी बन के हम उभरे हैं। भारतीय और वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत मॉडर्न आर्मी बन के उभरे हैं। और आज के डेट में जैसा ब्रिगेडियर पांडे कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड के गिने चुने आर्मी में शायद अगर पहले दूसरे पे नहीं हो तो हम विद इन फर्स्ट 3 आर्मी हैं, एज पार्ट ऑफ ब्रेवरी, एज पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एज पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस। हम बहुत अच्छा इंडियन आर्मी को बहुत अच्छी जगह पे आज के डेट में देखा जा सकता है। तो ये इंडियन आर्मी को इतना विकसित करने के लिए कैसे काम किया जाता है? उसके पीछे के अगर पहलू की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक आम नागरिक है, एक आम दर्शक है, तो शायद उसको नहीं पता होगा कि एक इंडियन आर्मी किस तरह से टॉप पर पहुंचती है, किस तरह से काम करती है। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जैसा कि ब्रिगेडियर पांडे ने बताया कि इंडियन आर्मी एक देश की छवि बताती है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो भारत एक बहुत ही उन्नत देश बनने वाला है। आज की इकोनॉमी इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे भारत की सशक्त सेना को मजबूत होना पड़ेगा। और उस मजबूती को लाने के लिए जो पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जिस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग हुई है, जिस हिसाब से भारतीय सेना का स्वरूप निखरा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम भारत को अगली जो विजन है, जो विकसित भारत 2047 पे ले जाने के लिए इंडियन आर्मी को तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इतने वर्षों का आपका अनुभव, इतने वर्षों की आपकी सेवा इंडियन आर्मी में, कैसे किसी चुनौतियों का आपने सामना किया है और कुछ एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो अभी। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना में जो मेरी जर्नी रही है वो चुनौतियों से भरी रही है। लेकिन मैं एक इंसिडेंट को बहुत अच्छे से याद करता हूँ और ये घटना है करीब 23 जुलाई 1992 की, जब मैं कारगिल में एक पोस्ट पे था और उस दिन मेरा जन्मदिन था। और उसी दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। एक पाकिस्तान का चॉपर शॉट हो गया था और वो लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत एक्टिव हो गया था। तो उस दिन हमने करीब 2-3 दिन तक बहुत गोलाबारी चली और उसमें मैंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और बहुत हर किसी ने मेरे रोल को अप्रिशिएट किया। लेकिन आफ्टर अबाउट 3 डेज़ के बाद ये चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आई और मेरी उस वक्त 3 साल की सर्विस थी और मेरे को और एक और मेरे साथ एक दोस्त थे मेजर साहब, उनको बताया गया कि आपको पाकिस्तान सीमा के अंदर जाना है एज ए फ्लैग मीटिंग का रिप्रेजेंटेटिव। सो मैं और मेरे ये दोस्त करीब पाकिस्तानी सीमा नो मैंस लैंड में करीब 500 मीटर गए थे। और मुझे अभी भी याद है कम से कम उस वक्त 300 से 400 वेपन हमारे ऊपर और पाकिस्तान के जो ऑफिसर जो आए थे उनके ऊपर पॉइंटेड हो गए। हम वहाँ गए, पाकिस्तानी सेना के अफसरों से मिले, मिठाई एक्सचेंज की और उसके बाद छोटी सी बात करने के बाद हमने अपनी ड्यूटी पूरी करके हम वापस आ गए। और ये जो यादगार घटना है ये मेरे को पूरी ज़िंदगी याद रहेगी, बहुत ही अच्छी तरह से याद रहेगी। तो सर, यही सवाल से मैं अभी दूसरा सवाल निकाल रही हूँ और पूछ रही हूँ, जब ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है सामने या फिर आई होगी, तो मतलब आप अपने आप को किस तरह से काम करते हो, किस तरह से मतलब बैलेंस करते हो कि नहीं अभी ये करना है? क्योंकि आपने कारगिल की बात की, एक आम नागरिक है, अगर युद्ध की भी बात आती है तो बहुत से विचार आने लगते हैं कि भी अब क्या होगा, कैसे होगा, तो उस टाइम पर आप कैसे मतलब सब हैंडल करते हो? सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट अपनी ट्रेनिंग पे देना चाहूँगा। हमें ट्रेनिंग के दौरान ये बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। और जैसा कि बोला गया है कि डर के आगे जीत है, तो सिचुएशन टफ होता है और टफ सिचुएशन में ही एक जो काबिल आदमी है उभर के सामने आता है। तो ये हमें सिखाया गया है इस चीज़ को। और डर जो चीज़ है वो फिर सेकेंडरी हो जाती है अगर देश सामने होता है तो देश के सामने डर का कोई वजूद नहीं रहता और हम देश को और अपनी सेना को और अपने ध्वज को याद करके अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं।
जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर ब्रिजेश सर, मैं आपको यही सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आप किस तरह से अपने आप को काम करते हो? आपके अंडर जो सब काम कर रहे हैं, जो सोल्जर है, उसको किस तरह से आप ट्रेन करते हो? मैडम, सबसे पहले तो मैं एक दो अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगी और आपके माध्यम से देश की जनता के साथ में और खासकर युवाओं के साथ में। जी। जब मैं ट्रेनिंग के बाद जब मैं पहली पोस्टिंग मेरी आई तो हुँ। मैं पंजाब में था उस समय। वहां पर इंसर्जेंसी वाली जो सिचुएशंस थी वो चल रही थी। तो मैं नया नया था, ट्रेनिंग के बाद आया, बहुत जोश था और ये भी प्रूव करने की कोशिश हमेशा रहती थी कि मैं लीडर हूं और खासकर जवानों और हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके सामने ये चीज प्रूव करने की कि मैं अच्छे से ट्रेंड हूं। और इस तरह से तो एक हमें एक टास्क मिला एम्बुश लगाने का। कोई हुँ। कहीं से मूवमेंट था कुछ, तो हमें रात में हमने एम्बुश लगाया। और जब एम्बुश लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले वार्निंग मिलती है, उसके बाद फिर आप उसको जो भी टेररिस्ट होता है या जो संदिग्ध व्यक्ति आता है सामने, उसको आप चैलेंज करते हैं और बहुत टेक्निक के साथ में आप उसको करते हैं। तो जब उसको चैलेंज किया गया तो मतलब मैं खड़ा हुआ सामने। मैंने अपने आप को एक लीडरशिप के तौर पे मैं अपने लोगों के साथ में, तो जब मैं खड़ा हुआ उस समय उस खतरे को भांपा। मेरे एक सूबेदार साहब थे, उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के ऐसा झटका दिया कि मैं दो तीन गुलाटियां लगाता हुआ नीचे चला गया ढलान में। और उसके बाद ये हुआ, जो हमने ऑपरेशन करना था हमने कंडक्ट किया। और जब ऑपरेशन खत्म हुआ उसके बाद उन जेसीओ साहिबान ने मुझे बोला कि साहब, आप ट्रेंड होके कमीशन्ड ऑफिसर बन गए हो, लेकिन सीखना, बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। जी। और वो एक पल था जब मैंने एहसास किया कि अ, किस प्रकार से उन जेसीओ साहिबान ने, सूबेदार साहब ने मेरी जान को बचाया और किस तरह से फिर उसके बाद आगे आने वाले समय में मैंने उनसे सीखा। और वो रिश्ता जो कायम होता है हमारा एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट का, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी का, वो जज्बा हमेशा जिंदगी भर रहता है और उसको हम हर समय हर पल निभाते हैं। इवन जब हम रिटायर हो जाते हैं उसमें भी, और जब हमारी सोशल लाइफ आती है उसमें भी हम एक दूसरे के जी, प्रति जी। उतने ही वफादार रहते हैं। जी बिल्कुल। तो एक ये वाकया था। हुँ। और एक वाकया था जैसे कल राकेश साहब ने बताया कि कारगिल का मेरा एक्सपीरियंस था सियाचिन का। जी। सियाचिन में हम एक कमांड पोस्ट थी जो एस्टेब्लिश थी, जो कि श्योक नदी के उस पार थी और हमारी गन्स कुछ लगी हुई थी जो इस पार थी। तो हमारा अक्सर मूवमेंट होता था और वो एरिया जहां से हम मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के अंडर था और वहां पे अक्सर फायरिंग हुआ करती थी उन दिनों। ये बात है 2001 की। जी। तो हमारी जिप्सी में मैं आ रहा था वहां से और पीछे कुछ बहुत जोर से आवाज आई, धमाके की आवाज आई। तो ड्राइवर हमारा सरदार पलटन थी, तो सरदार हमारा ड्राइवर था। जी। ये लोग भी बहुत ही ढीठ और बहुत ही अलग किस्म की इनकी सोच होती है। जी बिल्कुल। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कोई नहीं साहब, टायर फट गया होगा। फिर हमने गाड़ी रोकी साइड में और पीछे देखा, तो देखा बहुत बड़ा गुबार धुएं धुएं का निकल रहा था। और एक्चुअली वो एक आर्टिलरी का एक गोला था जो फटा था, जो पाकिस्तान ने फायर किया था। उसके बाद हमने अपना बचाव किया और हुँ। किया। और वो जो इंसिडेंट था, वो जब हम आए अपने जवानों के बीच में, हमने जब शेयर किया एक दूसरे के साथ में, तो ये हमें महसूस हुआ। और फिर बाकी लोगों ने भी अपनी चीजें शेयर की हुँ। और अपनी सारी बातें करी। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग, जैसे कर्नल साहब ने बताया कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है और जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, जिसको हम सोल्जराइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। हुँ। जब एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से सीखता है और कैसे हम अपने लिए हायर स्टैंडर्ड्स जो है सेट करते हैं एक दूसरे के लिए, वो हम उस चैलेंज को हम लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। जी। और कुछ खास चीजें होती हैं जैसे नाम, नमक और निशान। ये तीन चीजें होती हैं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं। नाम, हम कहते हैं यूनिट का, यूनिट की इज्जत, अपनी खुद के जो ट्रेडिशंस हैं। अगर मैं हुँ। सरदार पलटन में हूं तो सरदारों के ट्रेडिशंस हैं। तो इस प्रकार से ये तीन एलिमेंट्स जो हैं वो हमें हर वक्त सिखाते रहते हैं, हर वक्त हमें हिम्मती बनाते रहते हैं और हमारे कमिटमेंट को इनहेंस करते रहते हैं।
जी बिल्कुल। राकेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भारतीय सेना में अगर कोई युवा को एंटर होना है, मतलब अपनी कारकिर्दी को उसमें बढ़ाना है, और बहुत से ऐसे युवा है कि जिसको देश प्रेम भी दिखाना होता है, तो उसके लिए एक ऐसे कोई प्रोसेस है, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये सवाल मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने भारतीय सेना में 5.5 साल दिए हैं। भारतीय सेना के रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट में मैं सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट देखता था, और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50,000 वैकेंसी पर ईयर के लिए आज के डेट में कम से कम 25 लाख लोग अपीयर करते हैं। और सिमिलरली अगर हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें ऑफिसर्स के लिए, तो 300 वैकेंसी के लिए कम से कम, तो और एक साल में 600 वैकेंसी के लिए कम से कम 5 लाख लोग अपीयर करते हैं। सो देश में नौजवानों को आकर्षित करने के लिए हमें कोशिश तो करनी है, बट अगर इन नंबर से देखा जाए तो नौजवान ऑलरेडी आकर्षित हैं। बट अगर हम उनको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, बेटर मटेरियल लाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं, तो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट ने एक वेबसाइट रखा है joinindianarmy.in। जी। उस वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे तो उस वेबसाइट के अंदर जवानों की रिक्रूटमेंट और ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। और इसके अलावा जब हर बड़े शहरों में एक आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस होता है, वहां से वो पब्लिसिटी का काम करते हैं। जब ऑफिसर्स की होती है तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट निकलते हैं। सो यंग जो यूथ है वो मोटिवेट हो, इन सब चीज़ों को देखे और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए भारतीय सेना में अप्लाई करे। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लाइफ्स भारतीय सेना की है। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर सर, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, पर समय हमारे पास बहुत ही कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है @2047 विकसित भारत को लेकर, उसके लिए भारतीय सेना को लेकर आप क्या कहोगे और हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि भारत में जो युवा शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है। 65% लोग जो हैं यूथ हैं, यंग हैं हमारे देश में। जी। मैं जब भी युवा से कोई संवाद होता है या कोई बातचीत होती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे देश के युवा अगर आज ठान लें तो अगले 24 घंटे के अंदर में विश्व को ये बात माननी पड़ेगी कि हम सबसे ताकतवर देश हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मेरा संदेश ये है कि आर्मी की जो लाइफ है या आर्मी एक वे ऑफ लाइफ है, उसमें डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सपने, ड्रीम्स और जो प्लान्स हैं उनके ऊपर एक्शन करना, जी। ना सिर्फ प्लान्स बना के चलना, ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें अपने जिंदगी में समेटना चाहिए। जी। और हर युवा को कोशिश करनी चाहिए कि आर्मी में ना भी अगर वो सर्विस कर सके या ना भी वो आ पाए, तो आर्मी की जो वे ऑफ लाइफ है उसको अगर अडॉप्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली विजन 2047 को हासिल करेंगे और 2047 से पहले ही हम हासिल कर सकते हैं। जी और बिल्कुल। मोदी जी के इस विजन को हर देश के वासी को इसमें अपना रोल ढूंढना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने रोल को पूरी तरह निभाएं। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ वर्चुअली हमारे साथ जुड़े, इस बदल आपका खूब खूब धन्यवाद। राकेश सर, हमारे पास बहुत ही कम समय है, आप एक मैसेज देना चाहें तो? मैं आज के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए आप कोशिश करें, आप भारतीय सेना का हिस्सा बने और देश की विकास के लिए भारतीय सेना के साथ जुड़ें और भारतीय सेना को हर वक्त उनका मनोबल बढ़ाएं। और जब भी आपको मौका मिले भारतीय सेना के पूर्व जवानों को, पूर्व अफसरों को रिस्पेक्ट दें और उनके बारे में हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, आज आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, આ હતો આજનો અમારો કાર્યક્રમ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.